नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह 6 बजे से अब शाम के 6 बजने तक का वक्त हो रहा है और इन 12 घंटों में बहुत कुछ बदल गया। दरअसल जनता ने बदल तो पहले दिया था, लेकिन आज ये डिकोड होकर खुलकर सामने आया। वजह कि ईवीएम ने आज जनादेश को सामने रखा है। मैं पुनीत पाठक आपका बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से IBC 24 पर, जो हम लगातार आपको सरकार के इस मंच पर उपचुनाव और मुख्यतः विधानसभा चुनाव के नतीजों का पूरा अपडेट दे रहे हैं। मेरे साथ रविकांत मित्तल सर हैं, IBC 24 के एडिटर इन चीफ। रवि सर, हमने दिन की शुरुआत बड़ी ऊर्जा के साथ की थी। पहले मतगणना के पहले क्या परिस्थितियां थी और अब क्या हैं, इनका विश्लेषण करने की बारी अब आ गई कि पूरे दिन में जो कुछ हुआ है, कुछ अपडेट्स अपने दर्शकों को बड़ी तेजी से दे दें और इसके बाद हम सीधे इसकी चर्चा पर आ जाएंगे। जैसे महाराष्ट्र, अब की बार जैसा नतीजा मिला भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगियों को, महायुति गठबंधन को, यह रिमार्केबल है, ऐतिहासिक है। विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति की बम्पर जीत हुई है। 236 सीटों के ऊपर महायुति या तो जीत चुकी है या आगे है। वहीं सामने है महाअघाड़ी और महाअघाड़ी में कांग्रेस पार्टी के अलावा दो वहां के सबसे बड़े पॉलिटिकल घराने, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। केवल और केवल 48 सीटों पर सिमटती दिखाई पड़ रही। ऊपर टैली में जो आप देख रहे हैं ये बहुत तेजी से अपडेट होता है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी कि 50 के अंदर सिमट गई या 50-51 पर आकर महाविकास अघाड़ी अटक गई, तो 229 जैसा बड़ा फिगर एनडीए यानी महायुति दिखा रही है। और इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अब एक्स पोस्ट करते लिखा है, जय महाराष्ट्र, क्योंकि आज का हाईलाइट भारतीय जनता पार्टी के लिए, महायुति के लिए अगर कुछ है तो वो है महाराष्ट्र और उसकी रिमार्केबल जीत। इसके नतीजों से पहले जो परिस्थितियां, आकलन या संशय थे, सब कुछ बदल चुका है इन 12 घंटों के दरमियान। शुरुआती घंटे में जो लीड लेना शुरू की महायुति ने, वो अब एक बहुत बड़े और मजबूत परिणाम वाले पिलर के तौर पर स्थापित हो चुकी है। तो ये है महाराष्ट्र का नतीजा, ये है महाराष्ट्र की जनता का आदेश, जो कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति के साथ दिखाई पड़ रहा है। साझेदार उनके साथ जरूर रहे मजबूती से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी से, अपनी मेहनत से सबको एकजुट रखने में जो कामयाबी पाई है, वो वाकई चुनावी मैनेजमेंट का एक बड़ा उदाहरण और वर्षों तक याद रहने वाला उदाहरण बन चुका है। जरा झारखंड के बारे में भी आज चर्चा कर लें, क्योंकि जितना बड़ा विक्ट्री साइन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिख रहा है, उतना ही बड़ा एक हम कह सकते हैं झटका झारखंड के लिए। लेकिन ये इसीलिए हल्का लग रहा है, पहले से एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ हो सकता है। यहां आपको देखें, झारखंड में 81 सीटों वाली विधानसभा में केवल 24 सीटों पर एनडीए सिमट गई और जो इंडिया ब्लॉक है, या हम कहें इंडी गठबंधन जैसा अक्सर कहा जाता है इनके बारे में, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो कि रूलिंग था, वो 56 के ऊपर आगे चल रहा है। तो 24-56 या ये ऊपर नीचे आंकड़ा हो रहा है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि 55 सीटों के ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यहां सरकार बनाने की स्थिति में आ चुका है और बाकी 23-24 का आंकड़ा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए इस राज्य में। अदर्स के खाते में एक है। बहुत से प्रयोगों के या बहुत से फॉर्मूलों के नारों के लिए भी ये चुनाव जाना जाएगा। तो किस नारे और किस फॉर्मूले पर जनता ने मोहर लगाई है, ये अब सब समझ चुके हैं। इसे हम खुलकर चर्चा में लाने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में, इन तमाम जगहों पर उपचुनाव हुए अलग अलग वजहों से सीट खाली होने के बाद, और इसमें भी ज़्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबरें हैं। बस केवल एक छोटा सा झटका है। अब जरा देखिए आप, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश जहां आज उपचुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में भी आज उपचुनाव के नतीजों ने अगले वर्ष होने वाले चुनाव को लेकर या अगले चुनाव को लेकर एक बड़ी भूमिका बना दी। और सबसे बड़ी बात यह कि 24 में जो आम चुनाव था, इसके सेटबैक को, इसके झटके को, जो देश में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को इस राज्य से लगा था, इसे बहुत हद तक थोड़ा सा माइल्ड किया है, एक बड़ी राहत दी है। एक खटपट की खबरें, उठापटक और एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी खबरों को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उपचुनाव की तस्वीर से साफ है, 9 सीटों पर जहां आज नतीजे आए हैं, भाजपा और उनके सहयोगी 7 पर जीत दर्ज कर चुके हैं। केवल 2 सीटें ऐसी बची हैं जो कि अन्य दलों को नसीब हो पाई। भाजपा ने कुंदरकी और कटेहरी सपा से छीन ली है, ये उसका अब की बार का अचीवमेंट है। ये समाजवादी पार्टी के पास में थी,
समाजवादी पार्टी का चुनावी मैनेजमेंट या जातिगत मैनेजमेंट कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, वो काम नहीं आया। आरोपों की आंधी काम नहीं आई, उनके मुद्दे नहीं चल पाए, उनका केंद्र पर और प्रदेश की योगी सरकार पर अटैक काम नहीं आया, नफरत की पॉलिटिक्स हम कहें काम नहीं आ पाई, जातिवाद की पॉलिटिक्स काम नहीं आ पाई। चलिए प्रतिक्रिया सुन लेते हैं और बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया सुनने के बाद डिबेट की शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, यह उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। तो आप देखें, ये जीत के बाद जश्न की तस्वीरें हैं और हमारे साथ में एक मेहमान और जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से विकास वैद्य साहब संभवतः हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अगर जुड़ गए तो स्क्रीन पर आप उन्हें दिखाइएगा। जी, विकास वैद्य जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से। विकास जी, आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं चलिए आप ही से शुरुआत करता हूं। आज की तारीख में सबसे बड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहजनक या एक बूस्ट का काम किसी राज्य ने किया तो महाराष्ट्र के नतीजों ने किया, ऐतिहासिक जीत है। आपके मुताबिक इसके सबसे बड़े गेम चेंजर पॉइंट क्या रहे? पहले तो एक बात मैं चाहूंगा कि जिस तरह का आत्मविश्वास पहले से महायुति में दिख रहा था, हाँ, और इनका सवेरे भी मैं जुड़ा था, तभी भी मैंने यही बोला था कि एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग जो है ये अलायंस में दिखाया गया। और दूसरी बात यह है कि जो महायुति को भी और भाजपा को भी शायद इतना बड़ा सक्सेस उनको भी एक अपेक्षित नहीं था, क्योंकि उसकी बहुत सारी रीजंस थे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, उसके मुकाबले थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस में महाविकास आघाड़ी मिली थी। लेकिन कुछ कांग्रेस नेताओं का कहना था, अभी मैंने बात की उनसे, उनका प्राइवेटली कहना यह था कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गए। मुझे एक 2-3 चीजें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। एक तो महायुति की एक जो अपन टाइट फील्डिंग बोलते हैं, जैसे क्रिकेट में जो टाइट फील्डिंग बोलते हैं, तो इस तरीके का एक टाइट प्लानिंग उनका बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत सूझबूझ के साथ किया गया था। उन्होंने बूथ लेवल का प्लानिंग किया था। उन्होंने जैसे आरएसएस की सारी संगठनाएं जुड़ी थी, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। फिर तुम्हारा सीट शेयरिंग का जो इश्यू था, सीट शेयरिंग में कहीं भी उनको दिक्कत आई नहीं। जहां बंडखोरी होने का सवाल था, तो उन्होंने पिछले 6 महीने से अलग अलग नेताओं से एक फीडबैक लिया था। वो चाहे मीडिया से हो, चाहे उद्योगों से हो, अलग अलग सेक्टरों से उन्होंने उसका फीडबैक लिया था। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि इलेक्शन के पूर्व एक चर्चा शुरू थी कि जब भी इलेक्शन जाहिर होंगे तो शायद भाजपा अपने अधिकतर प्रतिशत उम्मीदवारों को बदलेंगे, मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग उम्मीदवार है उनको वो चेंज करेंगे, और ये एक तरीके का एक मैसेज जा रहा था उसका। लेकिन जब उन्होंने फीडबैक पाया तो उनके ध्यान में आया कि शायद बंडखोरी हो सकती है, तो वो विचार उन्होंने बदला। तो ये अलग अलग तबके में जाकर उन्होंने एक तरीके से फीडबैक लेकर जो माइक्रो प्लानिंग की, जो 30,000 लोग बाहर से उन्होंने उतराए। तीसरा एक लाडली बहन योजना का भी जो असर जो हुआ है, जैसे मैंने नागपुर डिस्ट्रिक्ट या बोलो या महाराष्ट्र में बोलो, जो महिलाओं का जो वोटिंग है वो बहुत बड़े पैमाने में हुआ है। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुस्लिम वोटर्स में हमने यहाँ पे इलेक्शन के दिन जो मुस्लिम बहुल एरियाज थे वहां का भी दौरा किया, तो वहां पे महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में कतार में पाई गई। तो इसका जो असर जो है, और 1,500, क्योंकि सभी तबके के लोगों के उसमें कोई धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं था, तो वो लाडली बहन योजना का जो ग्रामीण इलाके में असर हुआ, और जो इनका प्लानिंग बूथ तरीके से लेकर सभी तरीके में जो हुआ था, आरएसएस की संगठनाएं हो या हो,
और उन्होंने जो आपने मुझे एक जिस तरीके इंपॉर्टेंट से पॉइंट दिया, मैं जरा इस पर रवि सर से भी उनकी बात सुन लूं, इसके बाद आपके पास आऊंगा दो चैलेंजेस के साथ। आपने एक जो पॉइंट का, ये तो हम सुबह से नोटिस कर रहे थे, लेकिन आपने अपनी चर्चा में दो बातें रवि सर इन्होंने बताई हैं। एक कहा कि यहां जमीनी स्तर के ऊपर काम कर पाए क्योंकि होमवर्क बड़ा बेटर था। संभवतः ये 24 के नतीजों के बाद में, यूपी की स्थिति देखने के बाद में, यहां पर कुछ ज्यादा तगड़ी फील्डिंग की गई जमीन के ऊपर और उसके लिए होमवर्क भी प्रॉपर हुआ, उसका असर है। देखिए, बिल्कुल कई सारे पॉइंट तो उन्होंने बताए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि बीजेपी जो है अपनी गलतियों से सबक लेती है और उनको सही करने की लाइन पे चलती है। जब उन्होंने देखा कि लोकसभा में उन्हें वहाँ पर नुकसान हुआ है, आप दोनों जगह देख लीजिए, यूपी में भी और महाराष्ट्र में भी, इन्हीं दो राज्यों में इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्यों नुकसान हुआ उन कारणों को जाना। उसके बाद उन्होंने अपने प्रशासन को टाइट किया, कुछ इस तरह की योजना लाई जिससे कि ज़मीनी स्तर पर जो आखिरी पंक्ति पे जो आदमी खड़ा उसे फ़ायदा हो, चाहे उसमें लाड़की बहन योजना हो, चाहे उसमें किसानों के लिए योजना हो और छोटे तबकों के लिए योजना हो, रोज़गार के लिए योजना हो, उसके लिए उन्होंने योजनाएं लाई। उन्होंने आपसी एकता को दर्शाया। उनकी सीट जो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई परेशानी नहीं आई, जबकि दूसरे खेमे में काफ़ी आई। मुख्यमंत्री के फेस को लेकर कोई बिक्रिंग नहीं रही ये, और सबसे था कि उन्होंने आरएसएस को साथ में जोड़ा, जो कि विकास वैद्य जी ने भी बोला कि उससे उनको एक बूस्ट मिला। आरएसएस का गढ़ है नागपुर में, विदर्भ में उनका ऑफिस मेन कार्यालय है, और जो बटेंगे तो कटेंगे वाली बात थी उसको भी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली तरीके से खेला गया। देखिए, ये एक अपील किया एक वर्ग को जो उनके साथ कंसोलिडेट हुआ, वहीं एनसीपी जिसको कि मुस्लिम लोग भी पसंद करते हैं, शरद पवार का वहां पे बड़ा हो रहा है, अजीत पवार उसी से कट के आए हैं, उन्होंने उस नारे से अपने को दूरी बना ली। तो उन्हें लगा कि भाई देखिए, अगर मुसलमानों की ठीक है, हमको एनसीपी विश्वास है, हमारी बात भी रखने वाली ये पार्टी होगी। तो ये जो स्ट्रैटेजिकली जो की गई हो या ये हो गया, उसका असर ये है कि हमको ये नेता बता रहे हैं कि उनको भी 175 से 200 तक की उम्मीद थी, 230 तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और दूसरी बात ये सही है कि कांग्रेस जब 99 सीटें जीतकर लोकसभा में ऐसा जश्न बना सकती है कि वो चुनाव जीत सकती है, तो यहां पर उनका ओवर कॉन्फिडेंस होना, जो कि विकास वैद्य ने बताया, लाजमी है कि आपने चीजों को समझा नहीं और उतनी गंभीरता से चुनाव लड़ा नहीं, आपके सारे मुद्दे फेल हो गए। विकास वैद्य साहब, एक और सवाल है जो यहां से मेरे जहन में भी और बहुत सारे लोगों के जहन में रहेगा कि अब की बार वहां दो बड़े घराने, उनके दो दो हिस्से हुए, और इनमें से जो बड़े वाले, जो अपने आप को ओरिजिनल, क्योंकि बड़े नेता इन्हीं परिवारों में, आप शरद पवार साहब को देख लें और उनके हिस्से की एनसीपी, और इसी तरीके से शिवसेना में आप उद्धव ठाकरे जी को देख लें और उनके हिस्से की जो पार्टी है उनकी, इसको लेकर के, एनसीपी और शिवसेना के इस धड़े को लेकर के ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्योंकि अब की बार ये कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव के बाद कि देखिएगा ये बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होंगे, पर इनका ही गेम क्यों पलटा? ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि एनसीपी शरद पवार गुट जो है, जिस तरीके से उनका प्लानिंग था, मुझे याद है कि पिछले 6 महीने से शरद पवार साहब ने, मतलब जब इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुए थे, तब से उन्होंने कम से कम 57 उनकी जो उम्मीदवार जो है तो वो पक्के किए थे। उनको बताया गया था कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप ध्यान रखिए, और सभी लोगों का ये आकलन था कि शरद पवार साहब कम से कम 50 से 55 सीटें जरूर जीतेंगे। और उनको एक तरह से, जैसे अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है, वैसे शरद पवार एक बहुत सूझबूझ की राजनीति करते हैं। जैसे लोकसभा में देखा गया कि जिस तरह से उन्होंने एक पानी में प्रचार करके जो कई सारी सीटें बदल दी, तो वो इस तरीके का जो एक फिर उन्होंने एक और एक चीजें यहाँ पे लाई थी, जिस तरह से कि फडणवीस साहब के ऊपर जिस तरीके का अटैक हो रहा था, तो ये सारी चीजें देखकर उनकी नीतियों को एक माना जा रहा था कि वो बहुत ज्यादा सीटें जीतेंगे। और अजीत पवार जी यहाँ पे जो 41 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे एक चीज ऐसी लग रही है कि मेरा अनुमान है ये कि थोड़ा सा अजीत दादा पवार की तरफ एक सिंपैथी, जो सिंपैथी लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ थी, तो एक तरीके का प्रहार, क्योंकि वो लोकसभा में केवल 1 सीट जीत पाए, तो वो उसका जो एक परिणाम है कि अजीत पवार ने ये किया, अजीत पवार ने वो किया, और अलग निकल गए सत्ता से, और बड़े उनके निराश चेहरे, और एक तरीके का उनको जो एक सेकंड ट्रीटमेंट जिस तरह से मिल रही थी, तो वो एक ये हो गया।
और दूसरा, जैसे बारामती में हुआ कि भाई पहले पिताजी की लड़की को ये दिया, अब भतीजे को अपन चांस देंगे। और एक तीसरी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि अजीत दादा के साथ जो लोग निकले हुए थे वो जीते हुए जो उम्मीदवार थे वो निकले थे। शिंदे जी के साथ भी 40 उम्मीदवार जो ये तो थे सही वो बात, जीते हुए मजबूत उम्मीदवार लोग थे। तो हाँ, वो तो फेसेस उसका अपने जो अपने इफेक्ट क्षेत्रों में है, ऑलरेडी बहुत बेहतर काम सत्ता के साथ रहकर कर रहे थे। अब जो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि साहब 3 लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली, लेकिन तीनों के मुंह एक जैसे मीठे नहीं हुए हैं। मैं एक सिंबॉलिक तौर पर ही सिर्फ इस बात को कह रहा हूं रवि सर, आपने भी देखी होगी वो तस्वीर कि जहां तीनों लोग आए सामने और ये कह रहे हैं कि हम मिल बैठ करके तय कर लेंगे, पर तीनों के अपने अपने दावे हैं। आपको क्या लग रहा है, किसका दावा इस वक्त वहां बैठ करके, राज्य में बैठकर आपको लगता है ज्यादा स्ट्रांग है? तीनों के पास अपने अपने रीजन है और बड़े सूटेबल है। देखिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन दावा ये कहा जाए कि भाई शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और इतनी भारी जीत हुई है तो उनका स्वाभाविक दावा बनता है। लेकिन उनकी सीटें जो बीजेपी ने जीती हैं उससे आधे से भी कम हैं। अजीत पवार ने का ये कहना है कि भाई मेरे को कमजोर कड़ी समझा जा रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी सीटें आई हैं और मुस्लिम के वोटरों को मैं साथ में लाया हूं तो मेरा दावा भी बनता है। लेकिन मेरे हिसाब से, हालांकि बीजेपी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो चौंकाती है। इस समय की जो जीत है ये बीजेपी की जीत है। जिस तरीके का लैंडस्लाइड उनको वोट स्ट्राइक है, जो उनका विनिंग स्ट्राइक है, जिस तरीके से उन्होंने सीटें जीती हैं और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर काम किया है, एक स्वाभाविक चेहरा जो निकल के आता है वो देवेंद्र फडणवीस का आता है। इसलिए भी आता है कि देखिए पिछली बार वो पहले मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनना तय किया अपने बड़े नेताओं के कहने पर। तो हो सकता है कि उस समय भी उनके साथ ये वादा किया गया होगा कि देखिए इस समय आपका सरकार में रहना बहुत जरूरी है, भले ही आप एक स्टेप डाउन जा रहे हैं लेकिन आपका रहना जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे मुख्यमंत्री एक दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हमारे गठबंधन के हैं। तो अगर अगली बार कोई ऐसा मौका आएगा तो आपको मौका दिया जाएगा। तो ये हो सकता है कि ये बात बोली गई हो उस समय, कहते हैं कि मोदी जी ने खुद फोन किया था, तो स्वाभाविक तो ये बनता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है पुनीत कि जो भी होना है वो 2 दिन में होना है। देखिए बहुत क्लोज है ये जो असेंबली विधानसभा, ये 25 तारीख तक ही है। अगर तब तक आप, जैसे कि पिछली बार एक महीने तक मुख्यमंत्री नहीं बना, कुछ होता रहा वहां पे, इस बार की वैसी स्थिति नहीं है। आपको 2 दिन के अंदर तय करके मुख्यमंत्री की शपथ दिलवानी है, नहीं तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और ये बड़ा हास्यास्पद होगा कि इतना भारी मत आने के बाद, बहुमत आने के बाद, लैंडस्लाइड विक्ट्री होने के बाद अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आए। ये पिछली बार आपने बिल्कुल सही उदाहरण याद दिला दिया, किरकिरी हुई थी साहब, इसे हम किरकिरी शब्द कहें ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे सुबह सुबह शपथ हो गई, फिर जैसे सारी चीज़ें रोल बैक की गई, फिर जो कुछ भी हुआ। लेकिन अब की बार जो हम सुबह जिन संभावनाओं पर अभी जी बात कर रहे थे कि अब की बार जो अजीत दादा पवार के पोस्टर लगे हैं उसके कुछ इशारे हैं, उसके कुछ सिंबॉलिक इशारे हो सकते हैं, लेकिन अब वो सारी संभावनाएं दोपहर 12 बजते तक पूरी तरह उस पर विराम लग गया। वैद्य साहब हैं, 2 सवाल यहां पर हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते, एक नागरिक के नाते लोगों की चिंता है कि डायरेक्ट बेनिफिट कॉमनली हर स्टेट में चला है। आप देखें 24 से लेकर अभी तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अब महाराष्ट्र भी इसमें शामिल हो गया, झारखंड भी शामिल हो गया। पार्टियां अलग अलग हैं लेकिन सत्तासीन दल को सीधे बेनिफिट देने वाली स्कीम बेनिफिट दे रही है, सत्ता में लौटा रही है, यह बात क्लियर हो गई। तो अभी क्या यह भी आरक्षण की तरह मजबूरी बन जाएगा? एक दूसरा, सीएम को लेकर खींचतान लंबी चल सकती है पिछली बार की तरह, या फॉर्मूला सेट है? और मुझे लगता है कि जिस तरीके का अंडरस्टैंडिंग ये तीनों पार्टियों में दिख रहा है, तो एक तरीके से उन्होंने पहले ही ये सारी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उसको तय किया होगा कि, क्योंकि देखिए कि 2014 में भाजपा ने 288 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनको 122 सीट मिली थी, और दूसरे इसमें 105 वो हासिल कर पाए। इस बार उनका 132 सीट्स लेना, 130 के ऊपर अगर जाना है तो ऑब्वियसली जो बाकी पार्टी जो है वो तो मतलब ये कोई क्लेम करना गलत ही रहेगा। तो ये एक तरीके से सूझबूझ जो है इसमें, जैसे आपने कहा, सही कहा आपने, रवि सर ने जो कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने
डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना मतलब उसको मान लिया वो भाजपा का पार्टी का आदेश। और उनकी यहाँ पे तस्वीरें भी लगी थी कि देव मानुस करके, देव मानुस माने मतलब जो गॉडली मैन जो कहते हैं, जिसको भगवान का ये बोलते हैं। तो इस तरीके का जो ये रहा, तो मुझे लगता है कि ये शायद इसमें कोई, क्योंकि संवैधानिक तरीके से भी 2 दिन में इनको सरकार स्थापन करना जरूरी रहेगा। आज तो लेकिन सर, आज तो वैद सर कुछ और ही चल रहा है। एक पुराना स्टेटमेंट चल रहा है कि मैं लौट कर आऊंगा, कोई किनारे पर घर ना बना ले, मैं वापस लौट कर आऊंगा। एक ये भी चल रहा है कि ये वो वाला अभिमन्यु नहीं है, ये आज की तारीख वाला अभिमन्यु है जो बिल्कुल इसको क्रैक करना जानता है। रवि सर, समय हो गया है, बहुत एक छोटी सी टिप्पणी। आपको लगता है कि 24 मिनट की जो बातचीत हुई, ऐसा बताया जा रहा है, अमित शाह जी ने बातचीत की? वो सही है कि समंदर हूं मैं, लौट के आऊंगा, मेरे किनारों पे घर मत बनाना, और सुनामी बन के लौटे हैं वो। समंदर ऐसा जो लौटा है वो सुनामी बन के लौटा है। देखिए जो बात हुई है, अमित शाह इस काम में लगे हुए हैं, राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, ये सारे सीनियर और गंभीर नेता हैं। और बिल्कुल मैं सही बात है, विकास वेद में मानता हूं कि जिस तरीके की बोनहुमी उनमें दिख रही है आपस में, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, एक साथ जो उन्होंने बात की, इस चीज को तय कर लिया गया। देखिए दावा हर किसी को करना चाहिए, और अपने जो समर्थक है उनको भी तो मैसेज देना है कि भाई देखो मैं दावा रखा हुआ हूं। लेकिन ये बड़े नेताओं में बात तय हो गई होगी, और स्वाभाविक दावा जो है वो बीजेपी का ही बनता है इस बार। नहीं तो ये बीजेपी के जो समर्थक है, उनके कार्यकर्ता है, उनके लिए बड़ा सेटबैक होगा अगर वहां से मुख्यमंत्री नहीं बनता है। लेकिन कितना परफेक्ट तालमेल है कि एक दल जिसने टूटकर सत्ता में रहकर अच्छे से योजनाएं पहुंचाई, दूसरे ने जमीनी तौर पर कोऑर्डिनेशन बेहतर किया। पिछली बार त्याग किया था, लेकिन अब की बार वो पूरे दावे के साथ, बम्पर सीट्स के साथ में सामने है, कोई कुछ उनको कह नहीं सकता। और तीसरा ऐसा है कि बिना सपोर्ट के ये युति अधूरी रह जाती। तो अब महायुति की सरकार बनेगी, ये तय है, लेकिन फेस कौन होगा इस सरकार का, और डेप्यूटी सीएम जैसे फेसेस तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि यहां रहने ही वाले हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या होता, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चुनाव। जितना इंटरेस्टिंग था, रिजल्ट जिस कदर आए हैं, इसके बाद की पिक्चर्स और अच्छी रह सकती हैं, बेहतर रह सकती हैं। नजर हम बनाए रखें, आप हम पर नजर बनाकर रखें। फिलहाल मैं आप दोनों को भी धन्यवाद देता हूं, और दर्शकों को भी यकीन दिलाता हूं कि पल पल का अपडेट आपको दे रहा है आई विश 24। जुड़े रहें, देखते रहें। नमस्कार।